welcome to our channel Science Enigma by RJ. Myself Rajneesh Jakhar. Today we will discuss about the topic of carbohydrate. First of all, we will discuss about living cell, जीवित कोशिका. देखिए जीवित कोशिका के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, यानी बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स उसमें होते हैं. तो उसमें वाटर यानी जल होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और लवण. इनका जो परसेंटेज रेशियो है उसकी अगर हम बात करें तो जल जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर 70 से 90% हिस्सा जो है वो जल का है. प्रोटीन होता है 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, वसा 2%, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है 5 से 7% के बीच में, और लवण जो होते हैं वो होते हैं 1 से 3%. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट के बारे में. पिछले वीडियो में बेसिक में आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है यानी शर्करा से जो पॉलीसैकेराइड बना और जिससे हम क्या बोले थे कार्बोहाइड्रेट, तो उस कार्बोहाइड्रेट की स्टडी हम इसमें करने वाले हैं. तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें 3 अलग अलग एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो होता है 1:2:1. यानी किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी और ऑक्सीजन की संख्या 1 होगी. तो इससे किसी भी कार्बोहाइड्रेट का अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2O ब्रैकेट N. N मतलब उसके नंबर पे डिपेंड करेगा कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो उसके रेशियो के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या डिसाइड होगी. कोई भी कार्बोहाइड्रेट क्यों ना हो उसका रेशियो यही रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अंदर 1:2:1, यानी 1:2:1. पर एक इसका अपवाद है, तो आप खुद बताएंगे इसका अपवाद क्या है, जो मैं अगली वीडियो में आपके कमेंट को देखूंगा और उसके बाद इसका आंसर दूंगा कि कार्बोहाइड्रेट का एक अपवाद जिसपे ये फॉर्मूला लागू नहीं होता वो अपवाद क्या है. इसके बाद देखिए आगे हम बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 1:2:1. तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर हम बात करें, हम किसकी बात करते हैं? नॉर्मल हम पढ़ते हैं ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज जो है उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं. तो इसका मतलब जब ग्लूकोज के अंदर हम 6 कार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर आप बता सकते हैं किस रेशियो में होंगे? 2:1 के अंदर. इसका मतलब कार्बन की संख्या जब 6 होगी तो हाइड्रोजन की संख्या 12 और ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी. इसका मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला हुआ C6H12O6. इसी तरह आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बना सकते हैं उसके कार्बन की संख्या के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या को निर्धारित करके. अब सबसे पहले एक बात समझिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो आपने पिछली वीडियो में कभी पढ़ा हो या फिर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसको पीछे से रिमाइंड करके देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे जल्दी ऊर्जा देने का काम करता है, जबकि वसा से जो ऊर्जा है वो बहुत धीमी मिलती है. हालांकि वसा में ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है पर ऊर्जा धीमी मिलती है. उसका रीजन क्या था? कितना समय क्यों लगता है वसा के पाचन में और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जल्दी क्यों हो जाता है? मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दूं जो नए स्टूडेंट है उसके लिए कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका ऑक्सीकरण जो है वो बहुत जल्दी होता है. कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण बहुत जल्दी होता है. इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में बहुत ही कम समय लगता है. कम समय क्यों लगता है? एक बात बड़ी सिंपल सी आप समझिए कि ऑक्सीकरण का मतलब O से ऑक्सीकरण और O से ही ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीकरण का नाम आते ही आप समझ जाइएगा कि ऑक्सीकरण में हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं. और कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है ऑक्सीकरण के लिए, यानी कम ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण होगा. इसका मतलब कम अमाउंट में जब ऑक्सीकरण होगा तो बहुत जल्दी हो जाता है. जबकि हम बात करें कंपेरेटिव टू कार्बोहाइड्रेट, बात करें वसा की, तो उसमें वसा के अंदर ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है, और जब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है तो वसा का जो पाचन है वो धीमा होता है.
इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत जल्दी ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, जबकि वसा जो है उसमें ज्यादा समय लगता है ऊर्जा प्रदान करने में। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो है उसका तुरंत अगर किसी कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई भी पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको क्या ड्रिप लगाता है, यानी ग्लूकोज लगाता है। ड्रिप ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज जो है उसका डाइजेशन जो है यानी उसका ऑक्सीकरण है वो बहुत जल्दी होगा और जिससे पेशेंट को एनर्जी बहुत जल्दी मिलेगी और जिससे वो किसी भी डिजीज से जिस भी रोग से ग्रसित है उससे वो लड़ पाएगा, या हम कह सकते हैं कि उसे वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके प्रति उत्पन्न कर पाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें, देखिए तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये बात आप समझ गए होंगे कि ऊर्जा प्रदान करने वाले क्यों कहा, क्योंकि सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका मतलब ऊर्जा तो सभी देते हैं। अगर हमने बात करें हम कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, प्रोटीन की, तो ये तीनों चीजें ही ऊर्जा देती हैं, पर सबसे ज्यादा जल्दी ऊर्जा कौन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट किन किन पोषक तत्वों से हमें मिलता है, या हम बात करें किन किन पदार्थों से मिलता है, तो दाल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शर्करा से, फल, अनाज, दूध, इन सभी चीजों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर आप सोचें कि दाल से तो क्या मिलता है, प्रोटीन, आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आता है कि सर दाल से तो हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वो बात सही है। आज तक आप छोटी क्लासों में जो हम पढ़ते हैं तो हम दाल जो है उसको रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, यानी उसको प्रोटीन का सोर्स बोला जाता है, परंतु इसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, ये बात तो सही है, पर दालों से हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। इसके बाद हम बात करें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है जब भी हम इसको खाते हैं तो हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा हमें मिलती है, तो इसमें हमें दो वैल्यू प्राप्त होती है। पहली होती है अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल वैल्यू और दूसरी होती है कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसे हम बोल सकते हैं कि ये शरीर की आदर्श वैल्यू है। आदर्श वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी भी प्रकार से अन्य जो कारण है जिसके कारण ऊर्जा की क्षति होती है उन कार्यों को नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी उनको शून्य मानते हैं, तब प्रति ग्राम यानी पर ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा जो प्राप्त होती है कितनी, 4.1 किलो कैलोरी, उस मात्रा को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। परंतु वास्तव में एक बात समझिएगा कि वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी बहुत भी ऊर्जा की हानि ना हो। ऊर्जा की हानि मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ऊर्जा नष्ट हो गई है, नहीं, ऊर्जा आपने पढ़ा भी है, ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, उसे तो एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, तो वो ऊर्जा एनवायरमेंट के अंदर चली जाती है, वो बात तो सही है। पर आप एक बात समझिए कि इन दोनों वैल्यू में अंतर क्यों है, कैलोरीफिक और फिजियोलॉजिकल। इसके लिए एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि आप मार्केट से कोई नया बाइक लेके आते हैं, व्हीकल लेके आते हैं, तो उसमें उसके सिग्निफिकेंट फीचर मेंशन किए होते हैं। उसमें मेंशन किया होता है कि इसकी एवरेज इतनी है। जैसे किसी बाइक की एवरेज 70 किलोमीटर पर लीटर उसके अंदर दिया गया कि 1 लीटर फ्यूल अगर डालेंगे आप तो वो 70 किलोमीटर चलेगा। पर वास्तव में आप क्या देखते हैं, जब उस बाइक को आप लेके आते हैं, जब आप उसका यूज करते हैं, तो उसकी एवरेज जो होती है वो कितनी आती है, 50, 55 इस तरह से आती है। इसका मतलब जो उन्होंने बताई थी क्या वो गलत बताई थी, ऐसा नहीं है। उन्होंने कौन सी वैल्यू ली है, आदर्श वैल्यू ली है। आदर्श वैल्यू का मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू जिसमें उन्होंने घर्षण को क्या माना है, घर्षण को माना है उन्होंने नेग्लिजिबल, यानी उस व्हीकल के अंदर कोई घर्षण नहीं है, ना तो उनके जो हम बात करें कि उस मशीन के अंदर जो कल पुर्जे हैं उसके अंदर कोई घर्षण हो रहा है और ना ही टायर और रोड के बीच में कोई घर्षण हो रहा है। और आपने देखा होगा व्हीकल जब चलाते हैं तो आगे से हवा आ रही हो, उसकी वजह से भी स्पीड में जो है कमी आती है, या हम कहें कि फ्यूल ज्यादा जलता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो सब चीजें हैं वो आदर्श मान के चलते हैं। तो इसका मतलब उस कंडीशन में उन्होंने उस वैल्यू को माप लेते हैं और उस वैल्यू को मापने के बाद वो वैल्यू कितनी आई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आदर्श कंडीशन में वो उस वैल्यू को माप लेते हैं और वो वैल्यू कितनी, 70 किलोमीटर पर लीटर जो उनकी वैल्यू होती है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। किसी व्हीकल को चलाएंगे तो वो रोड पे चलेगा तो टायर का घर्षण भी होगा, इसके अलावा
अन्य जो कारण है उसके कारण उसकी गति में अवरोध भी उत्पन्न होंगे। इसका मतलब जो वैल्यू मान बोली जाती है वो आदर्श वैल्यू बोली जाती है, पर वास्तव में आदर्श नहीं होता है कुछ भी, इसीलिए अन्य कारण भी उसको प्रभावित करते हैं। इसीलिए उसी प्रकार से जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये एक आदर्श वैल्यू है, और ये वास्तव में ये वैल्यू नहीं होती है। वास्तव में कौन सी वैल्यू हमारे शरीर के अंदर होती है? फिजियोलॉजिकल वैल्यू, और वो कितनी है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब हम कौन सी वैल्यू को लेके चलते हैं? हम लेके चलते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू को। यानी कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हमारे शरीर के द्वारा ग्रहण करने के बाद में प्रति ग्राम हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की। तो देखिए स्टूडेंट, वर्गीकरण का आधार सबसे पहले हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसके वर्गीकरण का आधार क्या है? एक तो हम कार्बोहाइड्रेट को बांटते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर, फिर हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह के आधार पर, और तीसरा जो है शर्करा के अणुओं की संख्या के आधार पर। इसे फिर फर्दर हम बांट सकते हैं सरल और जटिल के अंदर, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। देखिए एक एक करके सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की संख्या के आधार पर। तो देखिए कार्बन की संख्या के आधार पर, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इन तीनों का अनुपात, जो ये तीन तत्व जो कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं उसका अनुपात होता है 1:2:1। इसका मतलब कार्बन की जो संख्या है वो निर्धारित करेगी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, यानी इसकी संख्या निर्धारित करेगी कि इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है। इसका मतलब सबसे पहले कम से कम कितने कार्बन की बात करें? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन की अगर संख्या है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसी में हम ऐड करके देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी? 3। तो हाइड्रोजन कितना होगा? जब कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन इससे दुगना, मतलब हाइड्रोजन 6, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? जितने कार्बन की संख्या उतनी ही हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की संख्या सॉरी, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब कार्बन अगर 3 है तो 3 कार्बन युक्त शर्करा, उसका नाम क्या होता है? ट्राइओस। और ट्राइओस का एग्जाम्पल क्या हुआ? ग्लिसरैल्डिहाइड। और आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या है? C3H6O3। इसी तरह अगर हम बात करें 4 कार्बन युक्त शर्करा की, तो जिसमें कार्बन की संख्या 4 हो उसे क्या बोलते हैं? टेट्रोज। टेट्रोज का मतलब टेट्रोज वो होता है जिसमें कितने कार्बन की संख्या है? 4। इसका मतलब कार्बन की जगह कितना आएगा? 4, हाइड्रोजन की जगह 8 और ऑक्सीजन की जगह 4। इसका मतलब 4 कार्बन युक्त शर्करा, इसका फॉर्मूला बना क्या? C4H8O4। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? थ्रियोस और इथ्रोस। थ्रियोस और इथ्रोस पहले शायद आपने नाम ना सुने हो, पर एग्जाम्पल याद रखिएगा। थ्रियोस और इथ्रोस जो होते हैं वो क्या, किसके एग्जाम्पल होते हैं? 4 कार्बन युक्त शर्करा के, यानी टेट्रोज के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद 5 कार्बन युक्त शर्करा की बात करें तो 5 कार्बन युक्त शर्करा को बोलते हैं पेंटोज। पेंटोज के एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपने बहुत बार पढ़े हुए इनके एग्जाम्पल, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। पर अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोस का फॉर्मूला क्या है तो आप एक बार सोचेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, पजल होंगे। पर वास्तव में इसका फॉर्मूला बड़ा इजी है कि अगर आपको ये रेशियो याद है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, और उसका रेशियो होता है 1:2:1। इसका मतलब राइबोज में आपको बस इतना ही देखना है कि राइबोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 5। तो राइबोज में अगर कार्बन की संख्या हुई 5 तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 5। अब ये दूसरा फॉर्मूला डीऑक्सीराइबोज आप खुद बताएंगे। वैसे इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, पर आप नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा, पर आप खुद बताएंगे इसका आंसर मेरे को। अगला देखिए 6 कार्बन युक्त शर्करा की अगर मैं बात करूं तो 6 कार्बन युक्त शर्करा जो होती है उसे हम बोलते हैं हेक्सोज। और अगर आपने जितने भी उदाहरण सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट में पढ़े हैं तो आपने हेक्सोज के ही पढ़े हैं, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज। इसका मतलब ये सभी चीजें क्या होती है? 6 कार्बन युक्त शर्करा। और 6 कार्बन युक्त शर्करा की अगर हम बात करें तो कार्बन की संख्या कितनी? 6। हाइड्रोजन कितने होंगे? 1:2:1। इसका मतलब इसका अनुपात इससे कितना है? दुगना। इसका मतलब कार्बन 6 तो हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। इसका मतलब ग्लूकोज का, ग्लैक्टोज का, फ्रक्टोज का और मैनोज का एक ही फॉर्मूला होता है, कितना? C6H12O6, C6H12O6।
इस तरह से हमने बात की कार्बन की संख्या के आधार पर। तो कार्बन की संख्या के आधार पर 3 कार्बन युक्त शर्करा ट्राइओस, एग्जाम्पल क्या है ग्लिसरैल्डिहाइड। 4 कार्बन युक्त शर्करा टेट्रोस, टेट्रोस का एग्जाम्पल क्या है थ्रियोज और इर्थ्रोस। 5 कार्बन युक्त शर्करा पेंटोज, एग्जाम्पल क्या है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज किसमें होती है आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोज किसमें पाई जाती है डीएनए के अंदर। 6 कार्बन युक्त शर्करा क्या होती है हेक्सोज, एग्जाम्पल क्या है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज। फॉर्मूला क्या है C6H12O6। इसके अलावा 7 कार्बन वाली भी हो सकती है जैसे हेप्टोज, पर ये हमारे सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं है, इसलिए हम 6 कार्बन तक की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह के आधार पर। क्रियात्मक समूह के आधार पर जो हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार की होती है। एक में क्रियात्मक समूह होता है कौन सा एल्डिहाइड, और एक में होता है कीटोन। देखिए दोनों में सबसे पहले इन क्रियात्मक समूह में अंतर हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें एल्डिहाइड की तो एल्डिहाइड में CHO ग्रुप हम लिखते हैं। अगर इसका फॉर्मूला में सही तरीके से स्ट्रक्चर को इसको ड्रॉ करूं मैं तो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, बट इसमें एक साइड क्या होता है हाइड्रोजन और एक साइड क्या होती है खाली। इसका मतलब एक साइड क्या जुड़ेगा एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। ये कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन और एक साइड खाली, यानी यहां कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो भी हो, यानी एक कार्बन इसके साथ अटैच होना बहुत जरूरी है। पर अगर मैं बात करूं कीटोन की तो कीटोन में क्या होता है दोनों साइड खाली होती हैं और इन दोनों साइड ही कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, यानी जब दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होंगे तभी वो क्या होगा कीटोन होगा। आप समझिए कि अगर मैं क्या करता हूं कि एक साइड तो मैं एल्काइल ग्रुप जोड़ देता हूं, दूसरी साइड हाइड्रोजन लगा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मैं ये हाइड्रोजन ना लगा के यहाँ OH लगा देता हूं तो ये कौन सा समूह बन जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह बन जाएगा। इसका मतलब दोनों साइड क्या होने चाहिए एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। इसके बाद देखिए तो एल्डिहाइड जो क्रियात्मक समूह होता है वो किस किस में होता है ग्लूकोज के अंदर, गैलेक्टोज के अंदर, ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर और राइबोज के अंदर। ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कीटोन जो क्रियात्मक समूह होता है वो किसमें पाया जाता है फ्रक्टोज, जाइलोज और राइबुलोज। इस तरह से क्रियात्मक समूह के आधार पर 2 तरह की होती है। हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एल्डोज और कीटोज, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लिसरैल्डिहाइड और राइबोज, और अगर हम बात करें कि कीटोज में हम बात करें तो फ्रक्टोज, जाइलोज और राइबुलोज। फिर हम बात करेंगे शर्करा के अणुओं की संख्या के आधार पर, जो सरल और जटिल में हम बांटते हैं, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर शर्करा के अणुओं की संख्या के आधार पर।